Namaskar, dear students and viewers. Welcome you all once again in the official college YouTube channel CC Raj JC सवाई माधोपुर क्लास। प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो के द्वारा हम स्नातक स्तर के कार्बनिक रसायन में सम्मिलित सभी महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल के में आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में हो, इन सभी अभिक्रियाओं को जानना और समझना आपके लिए ज़रूरी है। सभी केमिकल स्ट्रक्चर्स और रिएक्शन मैकेनिज्म को केमिस्ट्री के सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया है, इसलिए पूरे प्रेजेंटेशन और वीडियो में पूरी क्लैरिटी स्पष्ट रूप से बनी रहेगी। सभी नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज किया हुआ है। आई होप it will be a fruitful to all of you, and if you like please share to others also। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की हमारी फर्स्ट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा। प्रिय छात्रों, एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से ही आप को ऐसा लगा होगा कि हाँ, ये तो हमें आता है। क्या है एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन वह अभिक्रिया है जिसमें कि एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारा, उस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उस पर यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु है तो वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन है वो संघनन अभिक्रिया करते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में, और उनके द्वारा बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अर्थात यह एल्डिहाइड या कीटोन के बीटा पोजीशन पर, बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा। कौन से एल्डिहाइड या कीटोन है जो कि एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं? तो वही एल्डिहाइड या कीटोन होंगे जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि CHO जो ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से ये CO ग्रुप के बगल में ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से इस पर ये अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन, इस पर ये अल्फा कार्बन तो ये अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कौन से एल्डिहाइड या कीटोन है जो कि एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया नहीं देते? तो वे होंगे जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ArCOAr यानी कि डाई एरिल कीटोन। तो कीटोन के दोनों तरफ जो कार्बन परमाणु हैं उस परमाणु पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। या इस प्रकार से यदि ये C6H5 हो तो C6H5CSO बेंजल्डिहाइड, या इस प्रकार से टर्शरी ब्यूटिल बेंजल्डिहाइड, टर्शरी ब्यूटिल एल्डिहाइड, ये देख सकते हो। एल्डोल कंडेंसेशन तीन प्रकार का हो सकता है: सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और तीसरा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। कौन कौन से वे क्षार हैं जिनकी उपस्थिति में हम ये संघनन अभिक्रिया कराते हैं? तो वे सामान्य रूप से तनु NaOH हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड। नाउ सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब यह है कि जो संघनन करने वाला कार्बोनिल समूह है वो सेम होगा, यानी कि एक ही प्रकार का एल्डिहाइड या एक ही प्रकार का कीटोन संघनन अभिक्रिया करते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। ये इनके कुछ उदाहरण, जैसे एसिड एल्डिहाइड है तो इसका एक अणु एसिड एल्डिहाइड के दूसरे अणु के साथ संघनन अभिक्रिया करेगा और ये एल्डिहाइड ग्रुप अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं एल्डोल। एल्डोल क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का एल्ड ग्रुप और OH एल्कोहल का ओल ग्रुप, तो एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट को समझना आसान है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि CH3CH और ये O पर आप इस H को लगा दें तो OH और बाकी CH2CHO। इसी प्रकार से एसीटोन का एसीटोन के साथ में यदि देखना है तो CH3CCH3
CH3C CH3, इस O पर इस H को लगा दीजिए तो OH, और फिर CH2C CH3 यानी कि CO CH3, तो ये डाई एसीटोन एल्कोहल। तो यहाँ हम देखते हैं कि एसिटिल्डिहाइड का एक और एसिटिल्डिहाइड अणु के साथ ये एल्डोल प्रोडक्ट है, तो प्रोपेनेल का दूसरे प्रोपेनेल के साथ में ये एल्डोल प्रोडक्ट है, तो एसीटोन का दूसरे एसीटोन के साथ में ये एल्डोल प्रोडक्ट है। इसे हम सिंपल एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म, सर्वप्रथम जो क्षार होता है वो क्षार किसी एक एल्डिहाइड में उपस्थित कार्बन के, यानी कि जो अल्फा कार्बन है उस पर उपस्थित हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, उससे निकाल लेता है, तो उससे कि इनोलेट यानी कि एक कार्बन आयन का निर्माण होता है। इस कार्बन आयन को हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन आयन है वो कार्बन आयन इस प्रकार से अनुनाद के द्वारा भी यहाँ पर अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसके बाद में कि ये जो कार्बन आयन बना है, ये कार्बन आयन दूसरा जो एल्डिहाइड अणु है उसके नाभिक स्नेही केंद्र पर आक्रमण करेगा, तो यानी कि ये CH2- इस कार्बन पर यहाँ अटैक करेगा, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, यानी कि CH3CHO- CH2CHO। जल के अणु के द्वारा H के लगने से एल्डोल का निर्माण हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि एक एल्डोल प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। अब ये जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है, ये एल्डोल प्रोडक्ट आगे यदि निर्जलीकरण के द्वारा हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी दे सकता है, यानी कि ये OH है, इस H के द्वारा निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी यहाँ पर हमें प्राप्त हो सकता है, जिसे हम क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो ये एसीटोन का एल्डोल होता है, यानी कि CH3CO पर दूसरे वाले एसीटोन का H यहाँ लग गया था, तो COH CH3 और CH2CO CH3। इसको यदि हम गर्म करें तो यहाँ पर निर्जलीकरण के द्वारा OH और H निकल गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इसे हम मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं। इस मेसिटिल ऑक्साइड पर एक और एसीटोन के अणु के द्वारा संघनन होने से फोरोन का निर्माण होता है, फोरोन, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 मेंबर्ड और 2 और 6 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, तो 2,6 डाई मिथाइल 2,5 डाई इन 4 ऑन, ये फोरोन कहलाता है। इस सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का सिंथेटिक यूज या सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पर हम सेलेक्टिव रिडक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्रोटोन एल्डिहाइड जो कि डिहाइड्रेटेड एल्डोल प्रोडक्ट है एसिटिल्डिहाइड का, यदि उसे हम हाइड्रोजन निकल के द्वारा अपचयित करें, यानी कि क्रोटोन एल्डिहाइड को हाइड्रोजन निकल के द्वारा अपचयित करें, तो वो पूर्ण रूप से उसका अपचयन हो जाता है और CH3 CH2 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 OH यानी कि 1 ब्यूटेनॉल बनता है। लेकिन यदि हम इसी का अपचयन सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में करते हैं तो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप का ही अपचयन हो पाता है और ये जो अनसेचुरेशन है यानी कि जो डबल बॉन्ड है ये अपचयित नहीं हो पाता है, यानी कि इसके द्वारा अनसेचुरेशन रिमेन अनअफेक्टेड। नेक्स्ट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब कि अब यहाँ पर जो अणु हमारे वो समान न होकर के अलग अलग होंगे। इफ टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आर टेकन, तब उस परिस्थिति के अंदर 4 संभावित उत्पाद हमें प्राप्त हो सकते हैं और ये परिस्थिति क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के द्वारा दिया गया है कि यदि एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन एल्डोल संघनन अभिक्रिया करते हैं तनु NOH की उपस्थिति में, तो हमें 4 एल्डोल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं इस प्रकार से। एसिटिल्डिहाइड एसीटोन तनु NOH की उपस्थिति में पहला प्रोडक्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ आप देख सकते हो कि जो पहला एल्डोल प्रोडक्ट है यदि वो स्वयं एल्डिहाइड ही एल्डोल कंडेंसेशन की अभिक्रिया दे तो प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये प्रोडक्ट हमने देखा था डाई एसीटोन, ये यहाँ देखा था कि यदि एसीटोन ही कंडेंसेशन रिएक्शन करे तो ये बनता है। और जबकि ये जो COD है ये मिक्स प्रोडक्ट है। इन मिक्स प्रोडक्ट को भी आप समझ सकते हो कि यदि ये CH2 से ये इससे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब निश्चित रूप से
CH2CO CH3 से कार्बन आयन बना है, यानी कि इस कार्बन आयन का एसिटाल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक हुआ है। तो जबकि यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ने कार्बन आयन बनाया और इसने एसीटोन की न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक किया है। Product A is an aldol of acetaldehyde only, product B is an aldol of acetone only, और प्रोडक्ट C के लिए यहाँ पे लिखा हुआ कि C is an cross aldol formed by the attack of enolate ion of acetone, यानी कि एसीटोन का जो इनोलेट आयन है टू द न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑफ एसिटाल्डिहाइड, इस प्रकार से, यानी कि इनोलेट आयन बना है एसीटोन का जिसने कि एसिटाल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक किया है, तो उससे ये वाला प्रोडक्ट बना है। इसी प्रकार से हम डी को समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट डी इज एन एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, यानी कि एसिटाल्डिहाइड का इनोलेट आयन बना है, उसने एसीटोन के न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर अटैक किया है, तब जाकर के यह वाला प्रोडक्ट बना है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? हालांकि इसकी कोई सिंथेटिक एप्लीकेबिलिटी नहीं है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही एक मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन यदि हमें फिर भी किसी एक विशेष उत्पाद को प्राप्त करना है तो हम निम्न परिस्थितियों के अंदर उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लें जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, या हम ये कर सकते हैं कि कोई सुटेबल एसिड या बेस कैटालिस्ट को ले सकते हैं, या फिर हम ये ऐसा कर सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन रहित कार्बोनिल कंपाउंड है उसको हम धीमे धीमे अभिक्रिया मिश्रण में मिलाएं। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि बेंजिल्डिहाइड लिया है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, यदि वो एसिटाल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया करता है तो इसकी और इसकी ही संघनन अभिक्रिया के द्वारा सिनेमैल्डिहाइड की उपलब्धि हमें लब्धि अच्छे से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बेंजिल्डिहाइड ही यहाँ पर एसीटोन के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करता है और यहाँ पर हमें बेंजिल एसीटोन प्राप्त होता है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि यदि कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज हो कि जिसमें दो कार्बोनिल समूह एक ही अणु के अंदर उपस्थित हों, वो भी सूटेबली, यानी कि इस प्रकार से उपस्थित हों कि उनमें आसानी के साथ में प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन हो सके और एक इनोलेट आयन बन सके और वो किसी दूसरे कार्बोनिल पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर सके। तो यहाँ पर हमें साइक्लिक एल्डोल प्राप्त होगा जो डिहाइड्रेशन के बाद में हमें साइक्लिक एल्डिहाइड या कीटोन देगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है हेक्सेन 2,5 डाइऑन 1 2 3 4 5 6 2 एंड 5 ऑन। तो हेक्सेन 2,5 डाइऑन को यदि हम तनु NH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है 3 मिथाइल 2 साइक्लोपेंटेन पेंटिनॉन, यानी कि एक साइक्लिक कीटोन की प्राप्ति हुई। इसके मैकेनिज्म कैसे हैं? इसके मैकेनिज्म को देखिए कि हेक्सेन 2,5 डाइऑन है, सबसे पहले क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन हुआ तो ये इनोलेट आयन ये बना। इस इनोलेट आयन ने दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही आक्रमण किया तो इसकी बॉन्डिंग इस कार्बन से हो गई, जल के माध्यम से H+ को एक्वायर करके ये एल्डोल प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। यदि इसे हम साइक्लिकली अरेंज कर दें तो CH2COHCH3 यानी कि CH2COHCH3 फिर CH2CH2 और CO, ये निर्जलीकरण के द्वारा हमारा जो उत्पाद है 3 मिथाइल 2 साइक्लोपेंटिनॉन वो प्राप्त हो जाता है। एक और उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया हुआ है ये ऑक्टेन 2,7 डाइऑन, इससे भी ये हमारा 5 मेंबर्ड कीटोन प्राप्त होता है। एक्सेप्शंस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, लेकिन फिर भी एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया देता है। यदि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हम डाइबेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी कि बेराइटा के साथ कराएं तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फॉर्मोस प्राप्त होता है इस प्रकार से HCHO HCHO। तो यदि आप HCO इस पर एक H लगा दें तो CHO, HCOH CHO, HCOH CHO।
अगेन एक और HCHO से रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो आपको CHOH CHO, अगेन एक और 3 यदि मिल जाते हैं तो आपको CHOH CHOH CHO, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 मेंबर्ड एल्डिहाइडिक एल्डोल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसे कि फार्मोस कहते हैं, और इससे हम एक्सेप्शन के तौर पर मान के चलते हैं। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में थी पूरी जानकारी। नेक्स्ट रिएक्शन है आर्नट आइस्टर्ट सिंथेसिस। इस अभिक्रिया के माध्यम से हम किसी निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल के सजात के द्वारा एक उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सजात प्राप्त करते हैं, यानी कि वी कैन प्रिपेयर हायर होमोलॉग मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द लोअर मेंबर बाय दिस मेथड। ये पूरी अभिक्रिया को यहाँ पर चित्रित किया गया है। इसकी कोई विशिष्ट मैकेनिज्म कोई बार के यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर इसमें आपको एथेनोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड एसोसिएल्टो से रिएक्शन होने पर क्लोरीनेशन हुआ, CH3COCl डाइज़ोमेथेन से अभिक्रिया हुई, CHN2 गर्म किया तो -N2 निकला, तो यहाँ पर ये बना आपका CH3COCH। यहाँ पर वोल्फ रीअरेंजमेंट टाइप का एक रीअरेंजमेंट होता है, जिसमें कि ये लोन पेयर जो है कार्बन से वो यहाँ आते हैं और CH3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CO, CH3CH डबल बॉन्ड CO, जिसका जल अपघटन होने पर प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो आपको आर्नट आइस्टर्ट सिंथेसिस के बारे में यदि जानकारी रखनी है तो एक महत्वपूर्ण चीज़ एक ये है कि इससे हम किसी लोअर मेंबर से अपर मेंबर को प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है जिसे हम वोल्फ रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। ये इस अभिक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो सामान्य रूप से हमारे जितने भी स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं वो सभी नाम से जरूर जानते होंगे, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, किसी पर एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के संगत एस्टर या उसके जल अपघटित उत्पाद की प्राप्ति करते हैं। अर्थात एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण होता है किसी पर अम्ल के द्वारा, जिससे कि हमें संगत एस्टर प्राप्त होता है, या वो जल अपघटित होता है। तो हमें पता है कि एस्टर जब जल अपघटित होता है तो अम्ल और क्षार, अम्ल और एल्कोहल प्राप्त करता है। तो इस ऑक्सीकरण को बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ये कीटोनों के लिए अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल, जैसे कीटोन पर एसिड से रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो गया, यहाँ पर समावेशन हो गया, जो कि जल अपघटन के पश्चात अम्ल और एल्कोहल दे देता है। कौन कौन से पर अम्ल हैं जो कि इस अभिक्रिया में काम आते हैं? तो ये दिया हुआ है कि जो H2SO5 है वो सबसे पहले इस अभिक्रिया के लिए काम में लाया गया पर अम्ल था। इसके अलावा हम पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड भी काम में ले सकते हैं। ये एक उदाहरण साइक्लोपेंटेनॉन, इसके पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड से रिएक्शन होता है तो बेंजिल बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के द्वारा एक 6 मेंबर्ड रिंग बनती है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का इंसर्शन हो गया। इसकी मैकेनिज्म, सर्वप्रथम प्रथम पद के अंदर पर एसिड का डिसोसिएशन होता है। ये जो हमारा पर एसिड है उस पर एसिड का डिसोसिएशन हो गया, कार्बोक्सिलेट पर कार्बोक्सिलेट आयन की प्राप्ति हुई। सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसमें प्रोटोनेशन होता है और क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट। ये कार्बोनिल कंपाउंड हमारा, इस पर प्रोटोनेशन, OH+ अनुनाद हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट क्रिएट हो गई। थर्ड स्टेप के अंदर ये जो कार्बन आयन बना था पर एसिड का, उस कार्बन आयन का इस न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक होता है। ये पर इस पर
पर एसिड के कार्बोनिल का यहाँ पर अटैक होगा तो R1CR2OH और ये OOCOR की प्राप्ति होती है। नाउ कीटोएस्टर का निर्माण इस प्रकार से होता है कि ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो इस R ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर इंक्रीज की, ये जुड़ गया और ये ऑक्सीजन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से निकल गया तो R3COO- मुक्त हो गया और ये जो पर एसिड का ऑक्सीजन परमाणु था वो ऑक्सीजन परमाणु हमारे कीटोन यानी कि जो कार्बोनिल कंपाउंड था उस कार्बोनिल कंपाउंड के एल्किल ग्रुप के साथ में लग गया, यानी कि पर एसिड का जो ऑक्सीजन परमाणु है वो इस प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप के मध्य में आ जाता है। क्या महत्वपूर्ण है इस बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन के अंदर? महत्वपूर्ण यह है कि जो ऑक्सीजन परमाणु का इंसर्शन है वो उस तरफ होता है जिधर की कोई भारी समूह है वाला एल्किल या एरिल लगा हुआ होता है, क्योंकि उस ग्रुप की जो माइग्रेशन की टेंडेंसी होती है वो अधिक होती है। एक उदाहरण के द्वारा आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो मिथाइल है और दूसरी तरफ ये पूरा बड़ा ग्रुप है, तो जब इसका बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन होगा तो जो ऑक्सीजन परमाणु है वो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर नहीं। इसका मतलब कि जितना बड़ा ग्रुप यदि कोई है तो उसकी माइग्रेशन की, क्योंकि हमने यहाँ देखा है पिछली स्लाइड्स में, यहाँ हमने देखा है कि ये जो ग्रुप है ये माइग्रेट होकर के यानी कि रीअरेंज होकर के इस ऑक्सीजन पर लगता है, तो जितना माइग्रेशन की टेंडेंसी होगी उतना ही ऑक्सीजन की उससे लगने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को दिखाया गया है अलग अलग ग्रुपों का। हम देखते हैं कि जो H है यानी कि जो हाइड्राइड आयन है उस हाइड्राइड आयन की माइग्रेशन की जो क्षमता है वो इन सभी समूहों में सर्वाधिक होती है। फिनाइल, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। It shows that the H as hydride ion has highest migratory aptitude followed by phenyl and alkyl groups. Balch-Szyman reaction. जब हम हैलाइड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, एरियल हैलाइड्स वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर हम इस अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इसी से मिलती जुलती एक अभिक्रिया है सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें कि हम बेंजीन या उस रिंग पर हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हेलो बेंजीन कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन वहाँ पर हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि फ्लोरीन का जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो आसानी से नहीं हो पाती है, तो उसके लिए बाल्च-शीमान ने यह अभिक्रिया काम में ली थी कि बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड पर यदि फ्लोरोबोरेट की अभिक्रिया कराई जाए तब जाकर के जो फ्लोरीन समूह है वो बेंजीन रिंग पर लग जाता है। इस आधार पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अदरवाइज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन वो सब सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा हम बना सकते हैं, जिसमें कि बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड होगा और उसके संगत CuCl2 को लिया जाता है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। सैंडमेयर रिएक्शंस आगे के प्रेजेंटेशंस में जब अल्फाबेट S की बारी आएगी तब वहाँ पर हम पढ़ेंगे। नाउ बार्ट रिएक्शन। बार्ट रिएक्शन क्या है? डायोजेनियम सॉल्ट यानी कि बेंजीन डायोजेनियम लवण जो होता है C6H5N2 Cl, बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम आर्सेनाइट के साथ कराते हैं कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में, तो फिनाइल आर्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। ये डायरेक्ट सिंपल रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ विवेचना की नहीं है, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर इन्हें दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के अंदर ही आपको इन्हें कहीं ना कहीं देखना है, इसलिए इस प्रेजेंटेशन में इसे सम्मिलित किया है यहाँ पर। तो बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम आर्सेनेट से कराई जाती है तो फिनाइल आर्सेनिक अम्ल प्राप्त होता है, इसे हम बार्ट रिएक्शन कहते हैं।
बीच रिएक्शन, बीच रिएक्शन में द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एल्डोक्सिम एंड डाइज़ोनियम साल्ट, यानी कि एक तो है डाइज़ोनियम साल्ट और दूसरा है एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम का मतलब यदि कोई एल्डिहाइड है उसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो एल्डोक्सिम प्राप्त होते हैं। तो उनकी अभिक्रिया होने से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका यदि हम जलापटन कराएं तो हमें पुनः वो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और ये फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सिम है। फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO और NH2H यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन। तो NH2 और O, H2O का निर्जलीकरण ये हो गया तो फॉर्मेल्डिऑक्सिम बना। जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो आप यहाँ देख सकते हो कि नाइट्रोजन निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो CCH5 CH डबल बॉन्ड NOH ये बना। इसका जलापटन होने पर CH5CHO यानी कि एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम एसिटोल्डोक्सिम ले दी यानी कि एसिटल्डिहाइड का ऑक्सिम लेवें तो उस परिस्थिति के अंदर यहाँ पर आपको एसिटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि CCH5 N2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो CCH5 C CH3 डबल बॉन्ड NH और इससे एसीटोन यानी कि कीटोन एसिटोफिनोन प्राप्त हो जाता है। इसे हम कहते हैं बीच रिएक्शन। बी अल्फाबेट पर एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बेंजोइन कंडेंसेशन। जब भी कभी दो एरोमेटिक एल्डिहाइड को यदि हम गर्म करते हैं क्षारीय कैसियन की उपस्थिति में तो एक संघनित उत्पाद की प्राप्ति होती है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ध्यान रखना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की प्राप्ति होती है एल्डोल कंडेंसेशन में। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसे कि हम बेंजोइन कहते हैं, ये जो बेंजोइन है वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के बेंजिल में परिवर्तित हो सकता है। यह है आपका बेंजिल्डिहाइड इसके साथ CHO, ये एक और बेंजिल्डिहाइड का अणु इसके साथ CHO। जब एल्कोहलिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो ये बनता है इस कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये ओल यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की प्राप्ति होती है, इसे बेंजोइन कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म सबसे पहले कार्बेनाइन का निर्माण होगा, तो जो KCN है वहां से साइनाइड आयन इस पहले अणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और एक बेंजिल कार्बेनाइन का निर्माण होता है। इसने आक्रमण किया, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, ये स्टेबलाइज हुआ तो ये हमारा बेंजिल कार्बेनाइन प्राप्त हुआ। ये जो बेंजिल कार्बेनाइन है वो अनुनाद के द्वारा आसानी से, क्योंकि ये जो कार्बेनाइन है वो इस बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर आसानी के साथ में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसका हो जाता है। फर्दर ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है वो साइनाइड समूह की उपस्थिति के कारण और इंक्रीज हो जाता है, ये इधर की तरफ भी इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए जो बेंजिल कार्बेनाइन है वो काफ़ी अधिक रूप से अभिक्रिया के दौरान स्थायित्व अवस्था में बना रहता है। अर्थात जो प्रथम पद है यहाँ पर वो है हमारा इस बेंजिल कार्बेनाइन का निर्माण होना। सेकंड स्टेप के अंदर निश्चित रूप से ये बेंजिल कार्बेनाइन जो है हमारा वो उस प्रथम यानी कि दूसरा जो अणु है उसके ऊपर अटैक होना है। इस कार्बेनाइन का इस कार्बन पर अटैक होना है तो ये अटैक हुआ यहाँ पर, H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, Cn निकल गया साइनाइड आयन के तौर पर। तो जो फॉर्मेशन है बेंजोइन का ये माइनस HCN H प्लस लिया यहाँ से, ये बेंजोइन का निर्माण हो गया। अब ये जो बेंजोइन है आगे, ये बेंजोइन ऑक्सीडेशन के द्वारा बेंजिल में परिवर्तित हो सकता है और बेंजिल जो है वो बेस कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट के द्वारा बेंजिलिक अम्ल में परिवर्तित हो सकता है। ये बेंजोइन ऑक्सीडेशन के द्वारा बेंजिल में परिवर्तित हुआ जो कि बेस कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट के द्वारा बेंजिलिक अम्ल में परिवर्तित हो सकता है। बर्च रिडक्शन बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बर्च रिडक्शन, जो कि सेलेक्टिव रिडक्शन में हम पढ़ते हैं कि जब बेंजीन की अभिक्रिया
सोडियम द्रव अमोनिया के साथ कराते हैं एथेनॉल की उपस्थिति में, तो पहले और चौथे कार्बन क्या हो जाते हैं, अपचेत हो जाते हैं, और 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन यानी कि साइक्लोहेक्साम 1,4 डाइईन का निर्माण होता है। इसे हम बर्च रिडक्शन कहते हैं, यानी कि जो पूरी बेंजीन रिंग के 6 कार्बन परमाणु, उसमें से केवल नंबर 1 नंबर 4 वाला जो कार्बन परमाणु है वो अपचयित होगा। ये इसकी रिएक्शंस और इसकी मैकेनिज्म दे रखी है यहाँ पर। ये बेंजीन है, यहाँ पर हमने यहाँ दिखा रखा है, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आ गया, ये रह गया यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इधर गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोडियम से ये आया यहाँ पर, तो कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया और ये हमारा रेडिकल बना, तो इसे हम कहते हैं रेडिकल एनायन। इथाइल एल्कोहल माध्यम से H यहाँ लग गया, तो ये CH2 यानी कि इसका अपचयन हो गया, और ये अब रेडिकल के रूप में रह गया। सोडियम से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा, तो ये आयन बन गया। इथाइल एल्कोहल से एक और H यहाँ लग गया, तो 1,4 पर अपचयन कंप्लीट हो गया, तो इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन या 1,4 डाइहाइड्रो, क्योंकि दो अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणु लगे इसलिए 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन। थाइफिन also undergoes Birch reduction with lithium ammonia और सोडियम अमोनिया, यानी कि लिथियम अमोनिया हो सकता है सोडियम अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल टू गिव 2,3 डाइहाइड्रो या 2,5 डाइहाइड्रो थायोफिन। ये इसकी रिएक्शन है, थायोफिन ये होता है, तो या तो 2,3 पोजीशन पर या 2,5 पोजीशन पर, ये 2,3 पर या 2,5 पर, तो 2,3 डाइहाइड्रो या 2,5 डाइहाइड्रो, तो इसे हम कहते हैं बर्च रिडक्शन। ये एक और एग्जांपल है। एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये इंडोल। इंडोल की भी यदि हम लिथियम या सोडियम और द्रव अमोनिया मेथनॉल की उपस्थिति में हो, तो नंबर 4 नंबर 7 गेट्स रिड्यूस्ड, और 4 5 6 7 ध्यान रखना है, या नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से की जाती है। तो 4 and 7 पोजीशन में गेट रिड्यूस्ड और 4 5 6 7 में गेट रिड्यूस्ड। इससे बन सकता है 4 5 6 7 टेट्रा हाइड्रो इंडोल। आज के इस प्रथम लेक्चर में, यानी कि इस सीरीज में, जिसमें कि हम ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, इसको हम आज के लिए यहीं रोकते हैं। आगे के वीडियोस के अंदर आपको क्रमागत रूप से लगातार अल्फ़ाबेट्स वाली रिएक्शंस जो भी हैं वो सब आती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि जिन जिन अभिक्रियाओं के बारे में आज हमने यहाँ पर अध्ययन किया वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।